तो आज के इस क्लास में हम बात करने वाले हैं क्लास 12th बिजनेस स्टडी यानी व्यावसायिक अध्ययन का चैप्टर नंबर फर्स्ट, जिसका नाम है प्रबंध की प्रकृति एवं महत्व यानी नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। इस चैप्टर को आज हम लोग काफी अच्छे से पढ़ेंगे, सब कुछ अच्छे से देखेंगे, जितने भी कंसेप्ट है वो आपको आज क्लियर कर देंगे। मतलब इस चैप्टर से आपको कोई डाउट नहीं रहने वाली है, हर एक चीज आपका क्लियर हो जाएगा। ये जो चैप्टर आपको हार्ड लगता था ना, आज के बाद ये आपको काफी इजी लगने लगेगा, काफी आसान लगेगा। एक भी टॉपिक इसका ऐसा नहीं बचेगा जो आपसे बच पाएगा। मतलब हर एक पूरा 100% जितना भी कंसेप्ट है वो आपका क्लियर हो जाएगा। देखिए थ्योरी पोर्शन जितने भी होते हैं, मतलब थ्योरेटिकल जितने भी सब्जेक्ट होते हैं, उसको आपको अलग तरीके से पढ़ना होता है, जो कि ऑफलाइन क्लास में टीचर्स उस तरीके से नहीं पढ़ा पाते हैं। एज ए स्टूडेंट भी हम देख सकते हैं और एज ए टीचर भी हम समझ सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे एज ए स्टूडेंट अगर बात करें तो बहुत सारे ऐसे शब्द आते थे, बहुत सारे ऐसे वर्ड आते थे जो कि ऑफलाइन क्लासेस में सही तरीके से नहीं एक्सप्लेन किया जाता था। लेकिन वही हम लोग जो है यहाँ पे सारा चीज को एनालिसिस करके सब कुछ ऐसे वर्ड्स को देख के तो उसके बारे में भी सब डिटेल्स में बताएंगे। लाइक एक एक चीज होता है, जैसे देखिए समन्वय एक ऐसा शब्द है जो कि बहुत जगह ऑफलाइन क्लास में उसके बारे में डिटेल से नहीं बताया जाता कि आखिर क्या होता है, बस ये बता दिया जाता है कि सब कुछ को एक साथ करना। तो यहाँ पे वो तो नहीं होता है, मतलब ऑब्वियसली उसके बारे में डिटेल से बहुत सारे स्टूडेंट्स नहीं जानते हैं। तो सब कुछ एक एक वर्ड एक एक चीजों के बारे में हम लोग आपको डिटेल से बताएंगे। तो बस आपको वीडियो में बने रहना है, क्लास को पूरे कंटिन्यू लास्ट तक देखना है। यहाँ से हम ये प्रॉमिस करते हैं कि आपको बिजनेस स्टडी, पूरे बिजनेस स्टडी को इतना आपको फेवरेट सब्जेक्ट बना देंगे जितना आपका कोई सब्जेक्ट नहीं रहेगा। तो बस आपका यहाँ पे साथ देना है, आपको साथ देना है, बस पूरे लेक्चर्स को सही से देखना है। जितने भी क्लासेस यहाँ पे आएंगे सब आपको प्रॉपर जो जब भी क्लासेस आएंगे अपने टाइम टेबल के अकॉर्डिंग आपको देखते चलना है। और देखिए जब भी लेक्चर्स आप देख रहे होते हैं तो आप कोशिश करिए कि हमेशा एक कॉपी लेके बैठे, ताकि हम यहाँ पे जो भी चीज हम आपको लिखा है वो आपको समझ में आ जाए। देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम पहले देखिए क्या है, प्रबंध की प्रकृति एवं महत्व। यहाँ पे प्रबंध की प्रकृति तो हम लोग को जानना है और इसके महत्व क्या क्या है ये भी जानेंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग को जानना होगा कि आखिर ये प्रबंध जो है ये क्या है। प्रबंध यानी मैनेजमेंट आखिर क्या होती है। देखो मैनेजमेंट शब्द आप अक्सर बार बार सुनते आ रहे होंगे बहुत शुरुआत से कि कोई भी काम को मैनेज करना, ऑब्वियसली यही चीज होता है। लेकिन इसको अब देखिए सेंटेंस में आपको एग्जाम में अगर पूछा जाता है कि प्रबंध क्या होती है तो उसके बारे में आप कैसे लिखोगे। देखो हम यहाँ पे 2-3 लाइन आपको बताएंगे, जो कि यहाँ पे जो लिखा हुआ है वो आपको बताएंगे, लेकिन उसको एक्सप्लेन करेंगे। लाइक अगर आपके एग्जाम में अगर बड़ा ज्यादा मार्क्स का क्वेश्चन आ जाता है 5 मार्क्स का, तो आप उस समय भी इजिली लिख पाओगे और आप जितना पेज लिखना चाहोगे उतना पेज लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए यहाँ पे आखिर प्रबंध क्या होती है। प्रबंध यह जानने की कला है कि क्या करना है तथा उसे करने का सबसे उत्तम एवं सस्ता उपाय क्या है। क्या है? प्रबंध यह जानने की कला है। प्रबंध यह जानने की कला है कि क्या करना है तथा उसे करने का सबसे उत्तम और सस्ता उपाय क्या है। तो ये यहाँ पे प्रबंध की परिभाषा हो जाती है कि प्रबंध जो है क्या है, यह जानने की कला है कि क्या करना है और उसे करने का सबसे उत्तम और सस्ता उपाय क्या है। तो ये जो है प्रबंध हो जाती है। देखिए प्रबंध जो होती है किसी काम को करने से पहले जो है उसके बारे में सब कुछ प्लान करना, उसका ऑर्गेनाइज करना, यही सारा चीज जो है क्या होती है, प्रबंध होती है। मतलब कोई भी काम आप कर रहे हो तो उसके लिए आप सारा चीज प्लानिंग वगैरह करोगे, उसमें कैसा क्या खर्च आएगा सारा चीज, और आप ये कोशिश करोगे कि उस काम को करने में सबसे कम कीमत लगे, मतलब उसमें जो है सस्ता पड़े वो ऑब्वियसली, तभी जो है आप सही कुशल एक प्रबंधक बन सकते हो। प्रबंध यह जानने की कला है कि क्या करना है। सबसे पहले तो आपको ये डिसाइड करना होगा कि करना क्या है, आखिर कौन सा काम है, तथा उसे करने का सबसे उत्तम उसे करने का जो है सबसे उत्तम तरीका जो है कौन सा है और सस्ता उपाय क्या है। तो ये आप एनालिसिस करोगे और ये जो है एक कुशल प्रबंधक ही कर पाते हैं। और प्रबंधक क्या होते हैं, जो प्रबंध करते हैं वो प्रबंधक कहलाते हैं ऑब्वियसली। तो यहाँ पे ये हो गई प्रबंध क्या होते हैं, आपको क्लियर हो गया होगा। और ये सेंटेंस जो है ये अभी हम आपको जो बताए हैं, प्रबंध यह जानने की कला है कि क्या करना है तथा उसे करने का सबसे उत्तम और सस्ता उपाय क्या है, ये बोले हैं FW टेलर। FW टेलर ये यहाँ पे बोले हैं इस पूरे सेंटेंस को। तो आपके एग्जाम में ऐसा भी सवाल आ सकता है कि ये जो सेंटेंस आपको दे दिया जाएगा, प्रबंध यह जानने की कला है
कि क्या करना है तथा उसे करने का सबसे उत्तम एवं सस्ता उपाय क्या है। तो ये आपको दे देगा और आपके एग्जाम में 4 ऑप्शंस दे दिया जाएगा और उसमें से बोलेगा कि ये सेंटेंस जो है किसका है। तो ऑब्वियसली आप FW टेलर जब भी आप सेंटेंस उस ऑप्शन में देखोगे उसको टिक करना है। ये आप याद रख लीजिएगा कि FW टेलर के द्वारा ये लाइन बोला गया है। उसके बाद देखिए यहाँ पे अलग अलग जो भी यहाँ पे जो अगर यहाँ पे जो है जो वैज्ञानिक होते हैं, मतलब जो यहाँ पे जो राय अपना देते हैं, तो वो सब यहाँ पे अगर बात करें तो वो अलग अलग तरीके से अपना राय विचार दिए हैं कि मतलब क्या होती है। अभी यहाँ पे देखिए प्रबंध क्या होती है उसके बारे में अलग अलग तरीके से अपना राय विचार ये सब दिए हैं और अलग अलग परिभाषा दिए हैं। अब यहाँ पे देखो दूसरे लोग यहाँ पे बताएं प्रबंध दूसरे व्यक्ति से कार्य कराने का ढंग है कि आप किस तरीके से कार्य कराते हो किसी व्यक्ति से, तो इसका ये ढंग है। बहुत सारे लोग ये बोले हैं कि प्रबंध दूसरे व्यक्ति से कार्य कराने का ढंग है। ऑब्वियसली देखो प्रबंध जो होता है स्वयं काम करने तथा दूसरों से काम कराने की कला होती है। आप खुद तो करोगे लेकिन आप दूसरों से भी काम ले सकते हो, वही तो प्रबंध होती है और उसी को तो प्रबंधक कहते हैं। उसके बाद देखिए अगला जो परिभाषा है प्रबंध दूसरे व्यक्ति से कार्य कराने की युक्ति है। वही ढंग है, युक्ति है, सब जो है सेम ही है, तो इसमें कोई अंतर ही नहीं है। तो प्रबंध के बारे में होप आपको समझ में आ गई होगी कि प्रबंध क्या होती है और प्रबंध के बारे में FW टेलर क्या बोले हैं कि वो बोले हैं कि काम क्या करना है और उससे करने का सबसे सस्ता उपाय क्या है और सर्वोत्तम ढंग क्या है। तो ये कौन बोले हैं? FW टेलर बोले हैं। और यहाँ पे हम लोग ये भी जान लिए कि प्रबंध दूसरे व्यक्ति से कार्य कराने का ढंग है या फिर युक्ति है। अब देखिए प्रबंध की विशेषताएं को हम लोग जानेंगे कि प्रबंध की आखिर क्या क्या विशेषता होती है। हर एक टॉपिक को समझेंगे, बस आपको ध्यान लगा के देखना है, यहाँ पे सबको समझना है। थोड़ा सा हम आपको डिटेल में बताएंगे, सब कुछ आपको डिटेल में थोड़ा सा ले जाएंगे ताकि आपको सारा कंसेप्ट क्लियर होते चले। देखिए यहाँ पे फर्स्ट चैप्टर अगर आपका पूरा क्लियर हो जाता है ना, 100% आपको समझ में आ जाती है अगर, तो आप ये मान के चलो कि आपका आगे का जो चैप्टर्स आएगा बिजनेस स्टडी में, व्यावसायिक अध्ययन में, उसमें आपका कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। मतलब इस चैप्टर पे बेस्ड जो है ये सारा जो पूरा चैप्टर्स है ना, आपका 13 चैप्टर है, इसमें से मोस्टली चैप्टर्स जो है इसी चैप्टर पे, फर्स्ट चैप्टर प्रबंध की प्रकृति एवं महत्व यानी नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट, इस चैप्टर पे ही आधारित है, इसी पे डिपेंड करती है। तो आप होप आप इसको समझ गए होंगे कि इसका क्या इंपॉर्टेंस है इस चैप्टर का। तो आप अच्छे से ध्यान से देखो इस चैप्टर को। अगर आपका ये चैप्टर क्लियर नहीं होता है तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हो आप, अच्छे से देखो। अभी देखो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं प्रबंध की विशेषताएं क्या क्या है। तो यहाँ पे देखिए बात कर लेते हैं प्रबंध की विशेषता में। सबसे पहला, प्रबंध एक उद्देश्य प्रधान प्रक्रिया है। देखो प्रबंध जो है एक उद्देश्य प्रधान प्रक्रिया है। इसका कहने का क्या आशय है? इसका कहने से क्या आशय है कि प्रबंध कोई एक उद्देश्य को पूरा करने के लिए किया जाता है, एक गोल सेट किया जाता है। जैसे यहाँ पे देखो बताए थे कि क्या करना है, प्रबंध यह जानने की कला है कि क्या करना है। तो यहाँ पे क्या करना है क्या हो गया? अगर जो काम हम डिसाइड कर लिए कि नहीं ये काम करना है तो वो मेरा गोल हो गया। जैसे हम मान लिए कि हम ये सोच लिए कि हमें जो है अगर 1000 हमें जो है 1000 बुक्स 1000 प्लस जो है बुक्स सेल करना है, ठीक है, 1000 प्लस बुक्स सेल करना है। तो ये जो है हमारे लिए क्या हो गया? एक जो है उद्देश्य हो गया कि हमें ऐसा करना है। यहाँ पे ये टारगेट हम लोग ले लिए कि क्या करना है कि 1000 बुक्स को सेल करना है। तो अब यहाँ पे इस उद्देश्य के लिए हम लोग इस गोल को अचीव करने के लिए काम करेंगे। और अगला यहाँ पे देखिए प्रबंध एक सामूहिक क्रिया है। प्रबंध एक ग्रुप में किया जाता है, यहाँ पे एक सामूहिक क्रिया होती है। देखिए अब जो 1000 बुक्स जो है अगर हम सेल करेंगे तो ये हम अकेले नहीं कर सकते हैं। अकेले जो है हम एक शहर में, एक सिटी में, एक विलेज में या टाउन में अपना एक दुकान खोल लेते हैं छोटा सा और 1000 बुक्स एक ही चीज का, मतलब मान लेते हैं बिजनेस स्टडी का ही बुक लेके बैठ गए, हम अपने खुद से ही लिखे और 1000 बुक लेके बैठ गए एक छोटे से गांव में, तो कहां से हो पाएगी? 1000 बुक्स बहुत बड़ी अमाउंट होती है, तो ये कैसे सेल हो पाएगी? नहीं हो पाएगी। तो इसके लिए हमें बहुत सारे लोगों का सहारा लेना पड़ेगा। जैसे कुछ हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटर रहेंगे जिसको हम बुक्स प्रोवाइड करेंगे कि आप बहुत सारे दुकान में जाइए और उस दुकान में आप जो है बुक प्रोवाइड करिए और वो सेल करेंगे। तो ऐसे यहाँ पे काम चलेगा। उसके बाद जो है कुछ और जो है खुद से भी जाना होगा और सारे दुकानदार के पास। उसके बाद यहाँ पे और देखा जाएगा कि कुछ लोग मैनेजमेंट इसको सही तरीके से अगर कर देते हैं कि उसको बुक दुकानदार के पास सही तरीके से पहुंचा पाते हैं। मतलब जब भी अगर मान लीजिए एक दुकानदार को हम बुक दिए हैं, अगर 500 बुक दिए हैं, अगर वो सेल हो गया तो उसके पास टाइम से जो है अगला बुक प्रोवाइड हो जाए, तो इसके लिए भी मैनेजमेंट लगता है।
तो ये क्या हो गया, एक सामूहिक क्रिया। और पहुंचाने के लिए सब जगह जो है एक व्यक्ति नहीं जा सकता है, तो इसलिए समूह में व्यक्ति चाहिए, अलग अलग लोग चाहिए हर एक चीज को। अब कोई हो गया पैसा कलेक्ट करने के लिए, कोई हो गया बुक को, यहाँ पे 1000 बुक्स के लिए यहाँ बात करें तो 1000 बुक को छापने में भी बहुत टाइम लगता है, इसको लिखने में भी, टाइपिंग में भी। तो एक सामूहिक प्रक्रिया होती है कि बुक को हमें सेल करना है, या फिर ऐसा कोई भी टारगेट ले सकते हैं, मतलब कोई भी काम को अचीव करने के लिए यहाँ पे किया जाता है। और वो प्रक्रिया जो होती है, वो जो क्रिया की जाती है वो समूह में किया जाता है, ग्रुप में किया जाता है। और अगला जो है यहाँ पे तीसरा जो पॉइंट है प्रबंध की विशेषता में, प्रबंध मानवीय प्रयासों से संबंधित है। प्रबंध मानवीय प्रयासों से संबंधित है, यानी ह्यूमन एफर्ट से ये जो है संबंधित, रिलेटेड है। तो यहाँ पे देखिए प्रबंध क्या होती है, प्रबंध ऑब्वियसली मानव करते हैं, मतलब जो अगर बात करें एनिमल कोई भी तो नहीं आके प्रबंध करती है ना, तो ऑब्वियसली मानव ही करते हैं, ह्यूमन ही, बीइंग ह्यूमन ही करते हैं इसको। जो प्रक्रिया होती है, ये जो प्रयास होती है प्रबंध की, वो मानवीय प्रक्रिया ही होगी, क्योंकि देखिए इसमें मानव ही करते हैं और मानव ही अपना एफर्ट लगाते हैं कि ये जो है, जैसे इसमें अगर 1000 बुक्स की ही बात करें तो हम लोग एफर्ट लगाए कि अलग अलग दुकानदार के पास जाएंगे, डेली जाएंगे, 2 दिन पे जाएंगे, देखेंगे बुक्स खत्म हो गई तो उसके पास दोबारा बुक्स पहुंचाएंगे। तो ये सब क्या हो गया, अपने तरफ से, ह्यूमन की तरफ से एफर्ट लगा है। तो वही जो है यहाँ पे बताया गया है, प्रबंध मानवीय प्रयासों से संबंधित है। उसके बाद अगला यहाँ पे 4th नंबर पॉइंट देखिए क्या है, प्रबंध एक सतत प्रक्रिया है। क्या है, प्रबंध एक सतत प्रक्रिया यानी कंटिन्यूअस प्रोसेस है। मतलब यहाँ पे देखिए प्रबंध कभी भी खत्म नहीं हो सकती है। अब मान लीजिए कोई भी एक कंपनी स्टार्ट किए, एक कंपनी हम स्टार्ट किए, एक कंपनी स्टार्ट की है। अब यहाँ पे देखिए ये कंपनी में क्या हुआ, इसमें बहुत सारे मैनेजमेंट की जरूरत पड़ेगी, कुछ लोग को हमें रखना होगा इसमें। मान लीजिए हम 10 लोग को रखे, छोटा सा कंपनी है, 10 लोग को रखे। उसके बाद यहाँ पे जो है 3 लोग रखे हम एडवर्टीजमेंट के लिए। तो यहाँ पे ये सब जो लोग रखे हैं, तो ये हमेशा जो है इसमें काम करेंगे, इसमें प्रबंधक करेंगे। इसमें यहाँ पे मान लीजिए हम 2 लोग और रखे हैं जिसका काम है सिर्फ मैनेजमेंट करना। वो जो है सिर्फ देखेगा कि काम सही तरीके से हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है, तो वो यहाँ पे ये देखेगा। तो यहाँ पे 2 ये इसलिए रखे। अब यहाँ पे देखिए जब तक ये 10 और 3 13 लोग हैं, तो ये 2 लोग का काम रहेगा कि इसको मैनेज करना है, इसको देखना कि इसको सही तरीके से काम कर रहा है, कंपनी सही तरीके से तरक्की कर रही है नहीं कर रही है। तो ये यहाँ पे दोनों बैठ के मैनेजमेंट करेगा, और ये जब तक कंपनी चलेगी तब तक करते रहेगा। और चाहे ये कंपनी बंद हो गई, दूसरी कंपनी आया, उसमें भी मैनेजमेंट जरूरत होती है। तो मैनेजमेंट क्या होता है, प्रबंध क्या होती है, एक सतत प्रक्रिया होती है, यानी कंटिन्यूअस प्रोसेस होती है जो लगातार चलती रहती है, ये कभी बंद नहीं हो सकती है। बंद हुई तो मतलब समझिए कंपनी बंद। अगला यहाँ पे देखिए क्या है, प्रबंध एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है, यानी यूनिवर्सल, यहाँ पे ये क्या है, प्रोसेस है, सार्वभौमिक प्रक्रिया है। मतलब यहाँ पे ये जो है प्रबंध हर एक जगह अप्लाई होती है। मतलब ऐसा नहीं है कि अगर छोटी संस्था है तो वो प्रबंध नहीं करेगी, अगर प्रबंध नहीं करेगी तो वो फेल हो जाएगी अपना मार्केट में, अपना मार्केट को सही तरीके से कैप्चर करने में वो फेल हो जाएगी। इसलिए हर एक जगह प्रबंध की जरूरत होती है, चाहे वो निम्न स्तरीय व्यवसाय हो या फिर उच्च स्तरीय या मध्य स्तरीय, कहीं का भी, छोटा सा हो या फिर गैर व्यापारिक संस्था हो या फिर व्यापारिक संस्था हो, कुछ भी हो, तो उसके लिए जो है मैनेजमेंट की जरूरत होती है। चाहे एक स्कूल की बात कर ले तो स्कूल में भी मैनेजमेंट होता है, और चाहे आप कोई भी चीज के बारे में बात कर ले, दुकान के बारे में बात कर ले, तो दुकान में भी मैनेज किया जाता है ना, कि सामान अगर खत्म हुआ तो लाया जाएगा, और जितने भी पैसा वगैरह है सब कलेक्ट करके सही तरीके से जीएसटी वगैरह फाइल करना होता है। तो सब कुछ क्या होता है, सब जगह जो है मैनेजमेंट चाहिए होता है। तो मैनेजमेंट क्या हो जाएगी, प्रबंध एक सार्वभौमिक प्रक्रिया हो जाएगा, यूनिवर्सल प्रोसेस हो जाएगा, जो कि हर एक जगह अप्लाई होती है। उसके बाद यहाँ पे देखिए प्रबंध एक सामाजिक क्रिया है, यानी सोशल ये एक्टिविटी है। देखिए यहाँ पे प्रबंध का उद्देश्य सिर्फ पैसा कमाना या फिर व्यवसाय को तरक्की करवाना ही नहीं होता है। तो ये अगर आप सोच रहे हैं तो ये भ्रम जो है आप मन से हटा लीजिए, क्योंकि प्रबंध जो होता है सामाजिक क्रिया के लिए भी होती है। क्योंकि देखिए एक समाज को तरक्की कौन करवा सकता है, प्रबंधक ही करवा सकता है, एक उद्यमिता ही करवा सकता है। तो यहाँ पे जो है प्रबंध का कार्य ये भी होता है कि जो समाज होता है, समाज कैसे डेवलप करे और ऊंचाइयों तक जाए, और एक देश कैसे तरक्की करे। तो ये यहाँ पे प्रबंध का उद्देश्य होता है। इसके लिए जो है सही तरीके से वहाँ पे आसपास में जो भी रहता है, पार्क वगैरह हुआ तो पार्क में खेल का मैदान बनाता है, वहाँ पे बच्चे खेलते हैं, उसका क्या होता है, ज्ञान बढ़ता है। तो ये सब क्या हो गया, ये सब भी एक पार्ट हो गया प्रबंध का। तो प्रबंध एक सामाजिक क्रिया है। तो यहाँ पे यही हो गया, यहाँ पे सोशल प्रोसेस हो गई। तो होप आप यहाँ पे समझ गए होंगे प्रबंध क्या होती है और प्रबंध की विशेषताएं क्या क्या होती है। आप इसमें और भी सारा चीज जोड़ सकते हैं, बहुत सारा चीज है कि हर एक व्यवसाय के लिए जो है
प्रबंध आवश्यक होती है। तो ये सारा पॉइंट आप जोड़ सकते हो और आप अपने हिसाब से बहुत सारी विशेषता को बता सकते हो, क्योंकि आप प्रबंध को समझ गए हैं और प्रबंध को समझ गए हैं तो ऑब्वियसली आप प्रबंध की विशेषताओं को अच्छे से लिख सकते हैं, कोई डाउट नहीं होगी। उसके बाद चलिए हम लोग आगे देख लेते हैं। अगला जो हम लोग के पास टॉपिक है वो है प्रबंध की प्रकृति। प्रबंध की प्रकृति क्या होती है, चलिए अब हम लोग जानते हैं। प्रबंध विज्ञान और कला दोनों होती है। देखिए प्रबंध क्या होती है, प्रबंध की प्रकृति, जो इस चैप्टर का नाम ही है प्रबंध की प्रकृति एवं महत्व। तो अभी तक तो हम लोग बस प्रबंध क्या होती है उसको समझे हैं, फिर प्रबंध की विशेषताएं क्या क्या होती है ये देखे हैं, जो कि अभी तक चैप्टर का नाम भी नहीं है। चैप्टर का नाम जो है अब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, मतलब प्रबंध की प्रकृति। अब देखते हैं प्रबंध की प्रकृति क्या होती है, मतलब नेचर क्या होती है मैनेजमेंट का। तो सबसे पहले यहाँ पे नेचर दिया गया है कि प्रबंध विज्ञान और कला दोनों होती है। अब आप ये कहोगे कि पढ़ तो हम रहे हैं कॉमर्स और यहाँ पे कला और विज्ञान की बात हो रही है, तो हम कॉमर्स ही क्यों लिए। लेकिन देखो यहाँ पे क्या होती है, प्रबंध जो होती है, जो मैनेजमेंट होती है, वो साइंस और आर्ट्स दोनों होती है। और कैसे होती है, देखो साइंस जो है हमेशा सिद्धांतों पे आधारित होती है, एक फॉर्मूला पे, एक जो प्रिंसिपल्स होती है उस पे आधारित होती है, मतलब एक ज्ञान को साइंस कह सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे कला क्या होती है, कला क्या होती है, अभी अगर इसके बारे में समझे तो कला होती है कोई भी आपके पास नॉलेज है उसको व्यवहार में लाए, उसको काम में लाए, उसको कला कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो ज्ञान है उसको हम लोग उपयोग में लाते हैं, उसको क्या कहते हैं, ज्ञान जो है उसको उपयोग में लाए, मतलब विज्ञान को यहाँ पे ज्ञान, उसके बाद कला जिसको उपयोग में लाता है, तो यहाँ पे उसको क्या कहते हैं, प्रबंध कहते हैं। तो प्रबंध जो है विज्ञान और कला दोनों है, क्लियर, कोई डाउट नहीं। विज्ञान मतलब ज्ञान, उसके बाद कला मतलब क्या होता है, कोई भी ज्ञान जो है उसको व्यवहार में लाना, तो वही जो है कला हो जाती है। तो प्रबंध जो है विज्ञान और कला दोनों है, क्योंकि जो ज्ञान रहती है उसको ही व्यवहार में लाके प्रबंधक कोई भी काम को करता है, कोई भी काम को सफल बनाता है, जो उद्देश्य वो ठानता है कि ये करना है, जो एक टारगेट लेता है वो पूरा करता है, तो उसके लिए जो है प्रबंध की जरूरत होती है। और यहाँ पे प्रबंध की प्रकृति ये हो गई कि प्रबंध विज्ञान और कला दोनों है। होप आपको अच्छे से कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। लेकिन देखिए ये जो है फुल कंसेप्ट नहीं है, इसके बारे में जो है प्रबंध, कला और विज्ञान क्यों है इसके बारे में अलग से फिर लेक्चर्स आएंगे, जिसमें आपको पूरे अच्छे से कंप्लीट बताएंगे। उसके बाद ये भी बताएंगे प्रबंध एक पेशा है, क्यों है प्रबंध एक पेशा। ये जो अगला प्रबंध की प्रकृति है, आखिर प्रबंध एक पेशा है, आखिर क्यों है, तो ये डिटेल में थोड़ा सा जानेंगे। देखिए एक लेक्चर में जो अगर हम कोशिश करें कि ये सारा टॉपिक्स को कंप्लीट कर पाए, नामुमकिन है, नामुमकिन है। अभी यहाँ पे हम लोग एक चीज को शॉर्ट में समझे, मतलब आपको बेसिकली यहाँ पे प्रबंध की प्रकृति को समझा रहे हैं, ना कि इसके अंदर जो डिटेल्स है उसको, लेकिन उसको भी हम लोग थोड़ा बहुत देख ले रहे हैं, टच कर ले रहे हैं, ताकि आपको डाउट ना रहे। और उसको जब पूरे अच्छे से देखेंगे तो आपके एग्जाम में अगर सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आती है या फिर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आती है उससे रिलेटेड, तो आप आसानी से कर पाओगे। तो अभी यहाँ पे देखो प्रबंध एक पेशा है। देखो बहुत सारे विकसित देशों जैसे जापान, अमेरिका, इस सब में क्या हो रहा है कि प्रबंध को एक पेशा के रूप में देखा जा रहा है, लेकिन बहुत सारे देश ऐसे हैं जहां पे अभी प्रबंध को पेशा के रूप में नहीं माना जा रहा है, उसको उस और अग्रसर है प्रबंध कि उस और जाते जा रहा है कि प्रबंध एक पेशा बन गई है, जहां पे लोग जिस तरीके से डॉक्टर का कोर्स करते हैं उसी तरीके से प्रबंधक का भी कोर्स करते हैं, और जब वो कोर्स कंप्लीट करते हैं तब वो प्रबंधक बन जाते हैं। और जैसे एक डॉक्टर के लिए पढ़ना होता है ना, वैसे ही पढ़ना होता है प्रबंधक बनने के लिए, तो और उसके बाद नौकरी होती है, तो वो जो है प्रबंध एक पेशा बन जाती है। हालांकि इसके बारे में और भी डिटेल से हम जानेंगे बाद में अगले क्लास में। और अभी यहाँ पे समझिए तीसरा जो प्रबंध की प्रकृति है वो है प्रबंध एक सार्वभौमिक क्रिया है। प्रबंध एक सार्वभौमिक क्रिया है। यहाँ पे सार्वभौमिक का मतलब आपको बताए थे यूनिवर्सल। सार्वभौमिक का मतलब यूनिवर्सल, मतलब हर एक जगह अप्लाई होती है। प्रबंध की प्रकृति ही कुछ ऐसी है कि वो हर एक जगह जा सकती है, मतलब हर एक जगह अप्लाई हो सकती है। बहुत सारी चीजों का ऐसा प्रकृति होता है जो कहीं से कहीं चला जाता है, तो वही चीज है, मतलब प्रबंध जो है हर एक जगह अप्लाई होती है। सार्वभौमिक क्रिया है, मतलब सभी जगह इसको अप्लाई किया जा सकता है, चाहे वो गैर व्यापारिक संस्था हो या फिर व्यापारिक संस्था हो, चाहे वो स्कूल हो, कॉलेज हो, या फिर ट्यूशन क्लासेस हो, या फिर आप इसको ले सकते हो, ये एक होता है ना छोटा सा फॉर्म होता है, या फिर मध्य स्तरीय फॉर्म होता है, या फिर उच्च स्तरीय फॉर्म होता है, तो सब जगह जो है ये प्रबंध की जरूरत होती है। उसके बाद प्रबंध एक सामाजिक उत्तरदायित्व है। प्रबंध एक सामाजिक उत्तरदायित्व है, क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पे क्या होती है ना कि प्रबंध को ये जवाबदेही रहता है कि वो समाज का कितना विकास कर पाता है, समाज में लोगों का कितना तरक्की करवा पाता
है, मतलब वहां पे कितनी अच्छी शिक्षा की व्यवस्था करवा पाता है, कितने अच्छे खेल कूद बच्चों के लिए व्यवस्था करवा पाती है। व्यवस्था करना मतलब मैनेजमेंट करना, तो वही चीज है, इसका एक प्रकृति ये भी होती है। उसके बाद प्रबंध एक प्रणाली है। देखिए प्रबंध में अलग अलग अंग होते हैं, मतलब मान लीजिए कोई भी एक काम को अगर हम पूरा करते हैं, कोई भी एक काम को अगर हम पूरा करते हैं तो उसके लिए क्या होती है, मैनेजमेंट की जरूरत होती है, और वहां पे उसमें अलग अलग टाइप्स की जरूरत होती है। जैसे अगर हम मान लिए यहाँ पे बुक्स नहीं सेल करना था, तो यहाँ पे हम कुछ दुकानदार को दिए बुक, उसके बाद खुद भी सेल किए, उसके बाद यहाँ पे कुछ और आदमी को भी रखे कि तुम जाओ दुकान में पहुंचाओ, बुक्स को पहुंचाओ, और सही तरीके से जब भी बुक्स खत्म हो दुकानदार के पास तो बुक आप पहुंचाना है तुमको। तो ये क्या हो गया, अलग अलग अंग मिलके जो है यहाँ पे पूरा इस यहाँ पे ये पूरा प्रणाली को रचा। मतलब ये जो है बुक्स मान लीजिए यहाँ से छपा और यहाँ पे पहुंचा, हमारे पास 1000 बुक पहुंचा, हम यहाँ पे दुकानदार को दिए, उसके बाद यहाँ पे एक और चीज इसको भी दिए, मतलब खुद भी सेल किए, उसके बाद कुछ और व्यक्ति को दिए, तो यहाँ से कुछ ऐसा ये प्रणाली बन जाती है। तो अलग अलग अंग से मिलकर प्रणाली बन जाती है, वही यहाँ पे प्रबंध एक प्रणाली हो गई, एक सिस्टम हो गई जिसपे प्रबंध चलती है। प्रबंध एक जन्मजात प्रतिभा है। प्रबंध देखिए हमेशा क्या है, जन्मजात प्रतिभा है। हालांकि ये जो है जन्मजात और विकसित हुए प्रतिभा भी है, मतलब बाद में भी लोग सीखते हैं, लेकिन जन्मजात प्रतिभा होती है। कोई भी व्यक्ति में आप कोई व्यक्ति में आप ऐसा देखे होंगे कि वो सही तरीके से कोई भी चीजों को मैनेज कर लेता है। जैसे आप देखे होंगे कहीं भी अगर गांव समाज में कहीं भी हर एक जगह होती है, शहर में भी होती है। जैसे अगर मान लेते हैं किसी का शादी ब्याह हुआ, उसमें जो भोज वगैरह होता है, जो लोग आते हैं खाते हैं, तो वहां पे क्या होता है, कहीं कहीं खाना जो है कम बना रहता है, लेकिन कुछ ऐसे व्यक्ति भी होते हैं जो कि उसको मैनेज कर लेते हैं, कम नहीं होने देते हैं। तो इसलिए स्टोर का जो मतलब जो स्टोर रूम बनाया जाता है, जो भोज वगैरह अगर कोई भी होता है, तो उसमें जो स्टोर रूम होता है उस पे एक अलग टाइप के व्यक्ति बैठते हैं जो कि ये देखते हैं कि कितना निकल रहा है सामान, कितना देना चाहिए। तो वो हमेशा देखेगा, वो जाते रहेंगे जहाँ पे लोग बैठ के खाना खाते हैं, तो वहां पे जो देते रहते हैं ना, जो परोसते हैं मेनली, तो उनको वो बताते रहते हैं कि इस बच्चे को कम देना, या फिर ऐसे मतलब बताते रहते हैं कि सब्जी जो है थोड़ा कम है तो इसको कम मतलब देना है इस व्यक्ति को। तो वो उस तरीके से मैनेज कर लेते हैं। तो वो यहाँ पे क्या हो गई, उसमें ऐसा प्रतिभा होती है। तो वही चीज यहाँ पे बताया जा रहा है कि प्रबंध जो है जन्मजात प्रतिभा की भी होती है और बाद में भी विकसित होती है। तो मेनली यहाँ पे ये चीज आपको बताया गया है कि प्रबंध की प्रकृति में प्रबंध एक जन्मजात प्रतिभा भी होती है। प्रबंध सभी स्तरों पर आवश्यक है। प्रबंध एक सार्वभौमिक क्रिया है, ये तो पता होगा, बिल्कुल सेम चीज वही है। प्रबंध सभी स्तरों पर आवश्यक है, जो निम्न स्तरीय, मध्य स्तरीय, उच्च स्तरीय। प्रबंध के 3 स्तर होते हैं जो कि हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। सारा चीज एक क्लास में कंप्लीट करना पॉसिबल नहीं है, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे और उसमें हम लोग प्रबंध के 3 स्तर जो होते हैं उसके बारे में डिटेल से जानेंगे। मतलब उससे जो भी क्वेश्चन आएगी सब क्लियर हो जाएगा। हालांकि यहाँ से अभी तक जितने भी अभी बात हम लोग तीसरे टॉपिक पर ही हैं, लेकिन आप जो है अगर इतना में भी आप छोड़ के जाते हो, आप अपना कोई भी ईयर का क्वेश्चन पेपर उठाना और फर्स्ट चैप्टर से जो क्वेश्चन पूछा जाएगा ना, आप आधा से ज्यादा क्वेश्चन बना पाओगे मात्र इतना में। वही चीज है, हम एक चीज आपको बता रहे हैं तो वो पूरे क्वेश्चन के बराबर हो जाती है, क्वेश्चन के आंसर के बराबर हो जाती है। उसके बाद यहाँ पे देखिए प्रबंध की प्रकृति में अगला जो यहाँ पे 8वां जो हम यहाँ पे लिखे हैं वो है प्रबंध एक उद्देश्य शक्ति है। प्रबंध एक उद्देश्य शक्ति है। देखिए कोई भी उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए ये शक्ति प्रदान करती है कि वो कैसे प्राप्त करेगा, कोई भी उद्देश्य को जो है कैसे पूरा किया जा सकता है। तो ये यहाँ पे एक शक्ति है उद्देश्य को पूरा करने की। तो ये प्रबंध की कुछ प्रकृति है जो कि हम आपको अच्छे से बताए हैं। कोई भी कहीं से भी आपको डाउट होती है, देखिए डाउट नहीं होना चाहिए क्योंकि उस तरीके से हम आपको बताए हैं। देखिए यही चीज जो है ऑफलाइन क्लासेस में क्या होती है कि बहुत ही अलग तरीके से अलग ही लैंग्वेज का यूज करके बताया जाता है, तो स्टूडेंट को कंफ्यूजन होती है। वही चीज को हम काफी इजी बनाना चाहे हैं, काफी आसान बनाए हैं। अब यहाँ पे देखिए आपको कोई डाउट नहीं रहा होगा प्रबंध क्या होती है। प्रबंध यह जानने की कला है कि क्या करना है तथा उसे करने का सबसे उत्तम और सस्ता उपाय क्या है। तो ये बोले हैं F.W. टेलर। और वहां पे हम लोग देखें प्रबंध दूसरे व्यक्ति से कार्य कराने का ढंग है या युक्ति है। उसके बाद प्रबंध की विशेषता में हम लोग देखें कि प्रबंध एक उद्देश्य प्रधान प्रक्रिया है, यानी गोल ओरिएंटेड ये प्रोसेस है। उसके बाद देखें प्रबंध एक सामूहिक क्रिया है, यानी ग्रुप एक्टिविटी है ये। उसके बाद प्रबंध मानवीय प्रयासों से संबंधित है, यानी ह्यूमन एफर्ट से ये रिलेटेड है। उसके बाद प्रबंध एक सतत प्रक्रिया, मतलब ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है जो कि लगातार चलती रहती है। उसके बाद हम लोग देखें प्रबंध एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है, यानी यूनिवर्सल प्रोसेस है कि ये हर एक जगह
अप्लाई हो सकती है। उसके बाद है प्रबंध एक सामाजिक क्रिया है, यानी सोशल एक्टिविटी है ये, इसको समाज के प्रति भी उत्तरदायित्व रहती है। यहाँ पे प्रबंध की प्रकृति में भी अभी हम लोग सब देख चुके हैं। अब हम लोग के पास जो अगला टॉपिक आती है वो है प्रबंध के महत्व। यहाँ पे इंपॉर्टेंस क्या क्या है, देखिए ये जो है प्रबंध के महत्व हो गई, इसका उद्देश्य जो होता है, तो उद्देश्य भी आप लिख सकते हैं, तो यहाँ पे उद्देश्य भी वही चीज हो जाती है। तो प्रबंध के उद्देश्य क्या होती है, महत्व क्या है, वही सेम सारा चीज है। मतलब आपके एग्जाम में अगर आ जाए प्रबंध के महत्व क्या होती है या प्रबंध के उद्देश्य क्या होते हैं, आप दोनों में सेम चीज लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कहीं से कोई मार्क्स नहीं कटेगा, बस आप सही तरीके से आप लिखना है। देखिए आपको अगर एक ही चीज लिखना है ना, जैसे ये आ गया प्रबंध के महत्व, अगर 5 मार्क्स से क्वेश्चन में पूछा गया तो इसी को आपको ऐसे लिखना है, लेकिन यहाँ पे आपको पूरे अच्छे से एक्सप्लेन करना होगा। जैसे फर्स्ट पॉइंट आप लिखे हो, इसको बोल्ड करके थोड़े से गहरा करके लिखोगे और उसके बाद इसके बारे में आपको लिखना रहेगा, ऐसा ही होना है आपको एग्जाम में। लेकिन यहाँ पे एक एक पॉइंट को जब आप समझाएंगे तभी आपको इसमें समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे क्या क्या लिखना रहेगा आपको एग्जाम में। जैसे यहाँ पे देखो प्रबंध के महत्व में सबसे पहला जो हम पॉइंट लिखे हैं वो है न्यूनतम प्रयत्नों द्वारा अधिकतम परिणामों की प्राप्ति। देखिए प्रबंध का एक महत्व या उद्देश्य ये होता है कि ज्यादा से ज्यादा फेलियर का जो चांसेस रहती है उसको मिनिमाइज किया जाए, मतलब जो फेल होने का जो चांस है उसको कम किया जाए, और जो हम लोग का उद्देश्य है, जो हम टारगेट सेट किए हैं उसको जल्दी से जल्दी अचीव किया जाए कम प्रयास में। जैसे देखो अगर बात करें हमारे इसरो ही, अगर इसरो नासा ये सब क्या हुआ, यहाँ सब पर भी मैनेजमेंट होती है, बहुत अच्छे तरीके से प्रबंध होती है कि मतलब जो वो कोई भी मिसाइल या फिर कोई भी जब लॉन्च वगैरह करती है तो उस समय क्या होता है, उस समय ये देखा जाता है कि कम जो है मतलब प्रयत्नों में ही, वो न्यूनतम प्रयत्नों में ही जो अधिकतम परिणाम को प्राप्त कर सके, मतलब जो वो अचीव करना चाह रहा है वो जल्दी से कर पाए कम प्रयत्न में। तो यही चीज यहाँ पे बताया जा रहा है। मतलब कोई भी चीज में अगर जैसे अगर मान लेते हैं कोई भी एक बिजनेस को सक्सेस करवाना है तो उसके लिए सबसे पहले मार्केट में देखना होगा कि क्या चीज चल रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे बताना होगा मार्केट व्यवसाय को, उसके अकॉर्डिंग चेंजेस करना होगा, जो प्राइस फैक्टर है उसको देखना होगा, जो यहाँ पे बायर का जो यहाँ पे बायर क्या चीज सोच रहे हैं, बायर क्या चीज चाह रहे हैं, तो वो चीज यहाँ पे बताना होगा कंपनी को, और उसके अकॉर्डिंग इसमें उत्पादन वगैरह करनी होगी। और यहाँ पे जो है न्यूनतम प्रयत्न, मतलब यहाँ पे जो है जो प्रोडक्ट लॉन्च हुआ अब उसको इस तरीके से डिजाइन किया जाएगा कि मतलब जो बायर है वो इजीली खरीद सके। और यहाँ पे जो प्रयत्न हम लोग करेंगे इस गुड्स को क्रिएट करने में, ये गुड्स बनाने में हम लोग ये कोशिश करेंगे कि ये जो बायर जो चाह रहा है ना वही चीज हम उत्पादन कर सके, और वो भी न्यूनतम प्रयत्न में। होता है ना कि बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट आते हैं जिसको कॉपी करने के लिए बहुत सारे कंपनी आते हैं कि उसको कॉपी कर ले, सेम उसी तरीके से कुछ अपना भी लॉन्च कर दे, तो वो भी चाहते हैं। और ऑब्वियसली हमेशा जो है बिजनेस में ये देखते रहना चाहिए कि कंपटीटर अगर उससे ज्यादा निकल रहा है, जो उससे आगे निकलते जा रहा है, तो कुछ ना कुछ कंपटीटर का भी जो है जो वो रूल पे जा रहा है उस रूल को फॉलो करना होता है। देखिए बिजनेस ऐसे ही चलता है हमेशा। हाँ कुछ होता है, मोनोपोली होता है, एक मोनोपोली मार्केट होता है। अगर आप इकोनॉमिक्स पढ़े होंगे तो उसमें ये चीज होता है कि मतलब जो भी डिसीजन होता है वो स्वयं ही बनाया जाता है, लेकिन कुछ ऐसे मार्केट होते हैं जो कि कंपटीटर के अकॉर्डिंग ही किया जाता है। तो वही यहाँ पे चीज है। आगे यहाँ पे देखिए पहला पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा कि कोई भी काम को करने के लिए जो प्रयास होती है उसको कम किया जाता है और परिणाम जो है उसको मैक्सिमाइज किया जाता है, ये कोशिश किया जाता है प्रबंध में। तो सबसे पहला महत्व प्रबंध की ये हो गई। उसके बाद है निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करना। प्रबंध का महत्व या उद्देश्य ये होता है कि सबसे बड़ा उद्देश्य मतलब पॉइंट यही है कि प्रबंध का उद्देश्य ये होता है कि जो लक्ष्य हमने चूज किया है कि 1000 बुक्स को हमें सेल 1000 प्लस बुक्स को हमें सेल करनी है, तो इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जो है प्रबंध आवश्यक होती है, मैनेजमेंट आवश्यक होती है। तो यही यहाँ पे प्रबंध की एक महत्व हो गई। उसके बाद है तकनीकी एवं वैज्ञानिक अनुसंधानों का लाभ उठाना। जो भी वैज्ञानिक अनुसंधान है तो उसका लाभ उठाना, कोई भी नया प्रिंटर वगैरह मान लीजिए आ गया, बुक्स का अगर हम एग्जांपल ले रहे हैं, हालांकि हर एक फील्ड में अलग अलग आप एग्जांपल लेके आप खुद ही डिसाइड कर सकते हो। आप लोग कॉमर्स के स्टूडेंट हो, थोड़ा बहुत तो दिमाग आप लगा ही सकते हो। अब यहाँ पे देखिए अलग टाइप का प्रिंटर आ गया जिससे क्या होगा, पेपर का क्वालिटी जो है वो बचा रहा और प्रिंट जो है मतलब उस पर बहुत ही खूबसूरती से हुआ। तो ये जो है वैज्ञानिक अनुसंधान हो या फिर तकनीक जो आया
उसको वो यूज करके ये जो है उसका लाभ उठा के बुक्स को और बेहतर बना दिए। तो अब क्या होगा, जो स्टूडेंट होंगे वो जल्दी से इसको परचेज करेंगे क्योंकि डिजाइन अच्छा है, कलरफुल मैट है, तो वो जल्दी परचेज करेंगे। तो यहाँ पे तकनीकी एवं वैज्ञानिक अनुसंधानों का लाभ उठाना प्रबंध का एक महत्व होती है। उसके बाद आगे देखिए, यहाँ पे जैसे यहाँ पे मान लीजिए अभी भी कोई बुक्स को ब्लैक एंड व्हाइट में छापता है, या फिर आप पुराना पेज जब देखते होंगे, पुराना कोई भी बुक्स, तो उसका पेज भी होता था काफी येलो टाइप का होता था। तो वो जो है अगर टेक्निक अगर चेंज हो रहा है तो उस तकनीक के अनुसार जो है बदलना होता है, एक प्रबंधक को अपना व्यवसाय में चेंज करना होता है। तो ये यहाँ पे हो गई कि तकनीकी एवं वैज्ञानिक अनुसंधानों का लाभ उठाना। उसके बाद है उद्देश्यों को निर्धारित करने के लिए प्रबंध का एक महत्व ये भी होता है कि एक उद्देश्य को तो पहले निश्चित कर लो कि क्या उद्देश्य है, मतलब तुम किस चीज के लिए मतलब काम करना चाह रहे हो। तो पहले एक उद्देश्य को निर्धारित करो कि व्यवसाय को कहाँ ले जाना है, या फिर बुक्स को कितना सेल करना है, कहाँ सेल करना है, किस एरिया में सेल करना है, ये निर्धारित कर लो। ये प्रबंध इसके लिए महत्व रखती है। उसके बाद नीतियों के निर्धारण करने के लिए, मतलब जो नीति हम बनाएंगे कि बुक्स को कैसे सेल करेंगे, कोई भी चीज, जैसे अगर हम मान लेते हैं नीति की ही बात करते हैं, तो मतलब एक चुनाव में अगर एक नेता खड़ा होते हैं तो वो भी एक मैनेजमेंट के थ्रू ही काम करते हैं, कि एक प्रबंध के थ्रू ही काम करते हैं कि कैसे आखिर जीता जाएगा, कैसे इस चुनाव क्षेत्र से मतलब वो विजय होंगे। तो इसके लिए बहुत सारा वो नीति का निर्धारण करते हैं और उसके अकॉर्डिंग चलते हैं कि 5-10 लोगों को इस क्षेत्र में भेज देते हैं, 5-10 लोगों को इस क्षेत्र में भेज देते हैं। वो अपना उस नेता के बारे में एडवर्टीजमेंट करेंगे, प्रचार करेंगे, लोगों को जागरूक करेंगे कि आप इस छाप पे वोट दीजिए। ऐसा होता है ना। तो वही चीज यहाँ पे नीति का निर्धारण करने के लिए, या फिर एक कंपनी को किस अनुसार, किस रूल रेगुलेशन पे चलना है, उसके लिए प्रबंध महत्व रखती है, या फिर इसका उद्देश्य प्रबंध का ये होती है। उसके बाद है श्रमिकों के समस्याओं का समाधान करना। प्रबंध का एक उद्देश्य ये भी होता है कि जो श्रमिक है, मान लीजिए एक कंपनी है जिसमें 100 एम्प्लॉय है, 100 श्रमिक है, तो अब यहाँ पे प्रबंध का ये प्रबंध ये इसलिए महत्व रखती है क्योंकि देखिए उसका ये काम रहती है कि वो जो भी श्रमिकों की समस्या आ रही है, मान लीजिए कोई प्रबंधक जो है मतलब यहाँ पे श्रमिक जो है बहुत दूर से आता है और वो आ नहीं पाता है, क्योंकि देखिए अक्सर क्या होता है कि मतलब जो वो आता है ऑटो से, मान लीजिए वो आता है इसमें से कुछ मतलब मान लीजिए 20 मजदूर जो है ऑटो से आता है, और कभी कभी क्या होता है मतलब ऑटो बंद हो जाती है, ऑटो नहीं चलता है, हॉलीडे रहता है ऑटो के लिए। मान लीजिए कोई भी शहर में 3-4 दिन जो है मतलब मंडे, ट्यूसडे और फ्राइडे, ये 3 दिन जो है बंद रहता है। मंडे, ट्यूसडे और फ्राइडे ऑटो बंद रहती है, लेकिन श्रमिक को तो आना था क्योंकि फैक्ट्री में काम है। तो अब इसके लिए क्या किया जा सकता है, जो श्रमिक की जो समस्या है कि वो आ नहीं पाएगा क्योंकि बहुत दूर है, वो कैसे आएगा, पैदल चल के नहीं आ सकता है। तो यहाँ पे जो उसका समस्या है वो उसको सॉल्व किया जा सकता है ये प्रबंध के द्वारा। प्रबंध हाँ एक खर्चीला ये जो है प्रोसेस होता है। आप यहाँ पे इसके आगे जो हम पढ़ाएंगे इसके बारे में, प्रबंध एक खर्चीला प्रक्रिया होती है जो कि छोटे फर्मों के लिए बहुत ही ये नुकसान करती है। और देखिए हालांकि मतलब नुकसान क्या ही करेगी, इसमें मेन क्या रहती है कि वो एफर्ट नहीं कर पाता है, वो उतना एफर्ट नहीं कर पाता है, वो उतना मतलब जो उसका कीमत होती है वो नहीं वो पे कर पाती है। मतलब एक प्रबंधक को रखने के लिए भी फीस चाहिए होती है, तो वो चीज नहीं बेयर कर पाती है। तो यहाँ पे देखिए जो मैनेजमेंट कर रहा होता है वो यहाँ पे अगर मान लीजिए अपना पर्सनल ऑटो रख ले कि जो श्रमिक है 20 श्रमिक जो एक एरिया से आ रही है, तो उसको स्टार्टिंग पॉइंट से पहला श्रमिक से लेके 20वां श्रमिक तक सबको उठा के इन 3 दिन पे अपना कंपनी पे ले आए। तो जब जैसे जैसे दिन ऑटो चलेगा उस दिन श्रमिक जो है ऑटो से आ जाएगा, और जिस दिन नहीं चलेगा वो पर्सनल ऑटो जो कंपनी के थ्रू जाएगा उससे चला आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाए, यहाँ मैनेजमेंट हो गई। यहाँ पे श्रमिक का जो समस्या था कि वो आ नहीं पा रहा था वो दूर हो गई, किसके थ्रू, मैनेजमेंट के थ्रू। ऑब्वियसली कितना आसान लग रहा है टॉपिक, ऐसा ही है। बिजनेस स्टडी काफी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, बस आपको इंटरेस्टिंग तरीके से आपको पढ़ना रहेगा, बस ध्यान लगा के आप पढ़ो। थ्योरी पेपर बहुत इजी होता है, हालांकि अकाउंट्स वगैरह भी काफी इजी होता है, बस आपको समझना पड़ेगा। सही तरीके से आपको बताएंगे तो वो भी बहुत आसान लगेगा। पहले हम लोग बिजनेस स्टडी को कंप्लीट करते हैं, सब अच्छे से देखते हैं, और उसके बाद आगे का सारा सब्जेक्ट तो देखा जाएगा।
अगर आप लोग अच्छे से बताते हैं कि और भी सब्जेक्ट को पढ़ाना है, या फिर आपका जो रिस्पांस रहता है इस लेक्चर पे, आप जिस तरीके से लाइक शेयर करते हैं, अगर ज्यादा स्टूडेंट आते हैं तो ऑब्वियसली हम लोग बहुत जल्द जो है ये पूरा बिजनेस स्टडी को जल्दी से जल्दी कंप्लीट कर लेंगे। तो ये डिपेंड आप पे करती है कि हम अगर आपके लिए इतना मेहनत कर रहे हैं तो आप हमारे लिए क्या कर रहे हैं। तो आप इसको शेयर करिए, आप इसको लाइक करिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे का लेक्चर्स भी आपको मिलती रहे। और यहाँ पे देखिए आगे का जो यहाँ पे महत्व है ना, प्रबंध का जो है महत्व जो है वो है सामाजिक उत्तरदायित्व को पूरा करना, समाज को भी विकसित करना, ये प्रबंध का ही महत्व होता है। मतलब देखिए सारा चीज में वही चीज सब रिपीट हो रहा है, बस आपको एक बार कंसेप्ट क्लियर हो गया ना तो आप आसानी से प्रबंध से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाए आप आसानी से कर पाओगे। अब यहाँ पे देखो क्या है, अभी यहाँ पे जो है क्या है, सामाजिक उत्तरदायित्व को पूरा करना, जो समाज विकसित हो रहा है या नहीं हो रहा है, यहाँ के बच्चे कुछ और गलत कामों में तो नहीं लग रहे हैं, वो सही राह पे जा रहे हैं, सब कुछ एक मैनेजमेंट के थ्रू ही होती है। तो सामाजिक उत्तरदायित्व के लिए भी महत्व रखती है प्रबंध। उसके बाद है व्यक्तियों के विकास के लिए, लोगों का विकास हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो नहीं हो रहा है तो इसके लिए अलग अलग स्कीम चलाया जाए, जैसे सरकार के द्वारा भी बहुत सारा स्कीम चलाया जाता है लोगों के विकास के लिए। देखिए लोगों के विकास के लिए बहुत सारा जगह आप देखे होंगे कि घर दिया गया है, घर के लिए पैसा दिया गया है कि आप घर बना लीजिए, आप शौचालय बनवा लीजिए, या फिर हेल्थ कार्ड दिया गया है, मतलब 5 लाख तक आप इलाज करवा सकते हैं। तो ये सारा चीज क्या है, ये सब क्या है, व्यक्तियों के विकास के लिए ये सब प्रबंध किया गया है। वो सब जो व्यक्ति होते हैं, जो भी समाज में लोग रहते हैं, उसके लिए यहाँ पे विकास के लिए वो सारा प्रक्रिया जो था, मतलब घर के लिए पैसा दिया गया, इलाज के लिए पैसा दिया गया, शौचालय के लिए पैसा दिया गया बनवाने के लिए, तो ये सब क्या हो गया, प्रबंध के अंतर्गत आती है। और प्रबंध का एक महत्व ये भी है कि व्यक्तियों के विकास के लिए ये सहायक होती है। उसके बाद यहाँ पे देखिए सामाजिक स्थिरता बनाए रखने के लिए, अब मान लीजिए एक जगह, अगर मान लीजिए एक क्षेत्र में समाज बहुत ज्यादा डेवलप कर गया, एक जगह बहुत लोग अमीर हो गए, एक जगह बहुत लोग गरीब हो गए, तब वो गरीब और गरीब होते जाएंगे और वो अमीर और अमीर होते जाएंगे, क्योंकि वही गरीब जो है वो अमीर के यहाँ जाएंगे, काम करेंगे। तो ऐसे यहाँ पे क्या होगा, वो गरीब जो है मतलब वही के वहीं रहेंगे, थोड़ा बहुत डेवलप करेंगे, लेकिन अमीर बहुत डेवलप करेंगे, क्योंकि एक गरीब का भी दिमाग अमीर के साथ लग जाएगा तो वो जल्दी विकसित करेंगे। तो यहाँ पे प्रबंध का ये काम होता है कि हर एक जगह पे जो है स्थिरता बनाए रखे, कि वहां पे शिक्षा सब जगह, मान लीजिए 2 क्षेत्र है, अगर मान लीजिए 2 क्षेत्र है, मान लीजिए 2 स्टेट है, तो यहाँ पे मैनेजमेंट जो करता है उसका काम ये होता है कि मान लीजिए यूपी में भी जो एजुकेशन रहे और बिहार में भी जो एजुकेशन रहे, तो वो सब मतलब ऐसा ना हो कि कहीं पे बिहार में बहुत ज्यादा काम हो जाए और यूपी में बहुत ज्यादा हो जाए, तो उसके लिए काम किया जाता है, उसके लिए मैनेजमेंट किया जाता है। अगर मान लीजिए बिहार में स्कूल कम पड़ रहा है तो स्कूल खोला जाता है, गवर्नमेंट के थ्रू प्राइवेट स्कूल खोला जाता है, तो ये सारा चीज रहती है। तो मतलब सामाजिक स्थिरता बनाए रखने के लिए, लोगों में झगड़ा ना हो, इसके लिए मैनेजमेंट किया जाता है। अब देखिए पुलिस कर्मी जो होते हैं ये सभी मैनेजमेंट, हर चीज मैनेजमेंट के थ्रू ही चलती है, तो बस आप ये एक्सेप्ट कर लो। उसके बाद आगे यहाँ पे क्या है, व्यवसाय के महत्व, यहाँ पे क्या है, व्यवसाय के महत्व। यहाँ पे देखिए व्यवसाय में भी प्रबंध के महत्व होते हैं, क्योंकि कोई भी व्यवसाय एक प्रबंध पे ही चल सकती है। अगर प्रबंध, कोई भी व्यवसाय में ऐसा है कि प्रबंध अगर नहीं है तो वो व्यवसाय बहुत जल्दी बंद हो जाएगी, बहुत जल्दी बंद हो जाएगी। अब ऑब्वियसली सोचिए ना, जो कर्मचारी आ रहा है वो सही तरीके से काम नहीं कर रहा है, वो समय पर नहीं आ रहा है, ये सब क्या हो गया, प्रबंध के अंतर्गत ही आती है। तो अब बताइए, जब कर्मचारी ही टाइम पे नहीं आएगा, किसी दिन आया नहीं आया, बताया भी नहीं कि नहीं आना है, तो अब कैसे काम चलेगा, कोई भी व्यवसाय कैसे कितना चल पाएगा। तो वही चीज हो जाती है कि प्रबंध का यहाँ पे महत्व ये भी है कि व्यवसाय में इसका महत्व होती है, व्यवसाय का संचालन सही तरीके से करवा पाती है। उसके बाद है गैर व्यवसायी संस्थाओं में महत्व, यानी यहाँ पे क्या है कि प्रबंध का महत्व ये भी होता है कि ये गैर व्यवसायी संस्थाओं में भी महत्व रखती है, गैर व्यवसायी संस्था के प्रबंध में भी ये महत्व रखती है। अब यहाँ पे कैसे रखती है, देखिए गैर व्यापारिक संस्था भी होती है, उसको भी बहुत सारा मैनेजमेंट करना होता है, समाज का विकास करना होता है, क्लब खोलना रहता है, वहां पे अलग अलग तरीके से खेलकूद आयोजन प्रोग्राम आयोजित करना होता है, या फिर उसका अपना अकाउंट मैनेज करना होता है, सारा चीज जो है प्रबंध के अंतर्गत ही आती है। तो यहाँ पे इसका महत्व ये भी हो जाती है, गैर व्यवसायी संस्थाओं में प्रबंध। उसके बाद है देश की समृद्धि के लिए। अब मान लीजिए प्रबंध क्यों किया जाता है, कोई भी देश की तरक्की के लिए किया जाता है भारत सरकार की तरफ से, या फिर और भी देशों के सरकार की तरफ से जो प्रबंध के लिए जो काम किया जाता है कि देश के समृद्धि के लिए काम किया जाता है, कि प्रबंध का महत्व ही ये होता है कि देश विकास करे, देश आगे बढ़े, देश
को और तरक्की मिले। तो इसके लिए अलग अलग तरीके से मैनेजमेंट किया जाता है कि कितना कौन सा सेक्टर में खर्च किया जाए, एजुकेशन पे कितना खर्च किया जाए, सैन्य शक्ति पे कितना खर्च किया जाए, सारा चीज जो है यहाँ पे डिसाइड किया जाता है, वो मैनेजमेंट के अंतर्गत ही आती है। तो यही सारा चीज जो है प्रबंध के महत्व हो गए, आपको इंपॉर्टेंस आपको बता दिए, उद्देश्य बता दिए कि प्रबंध की क्या क्या होती है, प्रबंध की प्रकृति में हम लोग इतने सारे चीजों के बारे में बात किए, प्रबंध क्या होती है और FW टेलर यहाँ पे क्या बोले हैं और प्रबंध की विशेषताएं क्या क्या है, वो सब आपको आज बताए हैं। अभी देखिए ये तो बस प्रबंध के बारे में शॉर्ट यहाँ पे ये वीडियो हुई, अभी और भी क्लासेस अभी आना है जो कि चैप्टर 1 अभी एक और मे बी 1 या 2 क्लास और लगेगी, जिसमें आपका पूरा ये जो फर्स्ट चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाएगा। आगे का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, सो आप मिस मत करिएगा। उसके लिए आप बस चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन ऑन कर लीजिए, ऑल नोटिफिकेशन सेलेक्ट करके, ताकि आपका अगला लेक्चर बिल्कुल ना मिस हो। आप अगर ये 2 से 3 लेक्चर देख लेते हैं, आपको फर्स्ट चैप्टर क्लियर हो जाएगा, मतलब आपका ऑलमोस्ट 10 मार्क्स से ज्यादा कंप्लीट यहाँ पे हो जाएगी। तो बस आपको उसके लिए बस इस वीडियो को लाइक कर लेना है और शेयर कर देना है, ताकि जितने ज्यादा लोग आएंगे हम उतने जल्दी आपके लिए वीडियोस लाते चलेंगे, क्लासेस आपको प्रोवाइड करते चलेंगे। बस आपका प्यार चाहिए, हम तो यहाँ पे मेहनत करने के लिए तैयार हैं। चलिए, अगर आपको पसंद आया हो, आपको अगर अच्छा लगा हो, तो आप नीचे कमेंट जरूर करिएगा आपको क्लास कैसा लगा। ओवरऑल आपको क्लास पसंद आती है तभी तो हम आगे का लेक्चर्स प्रोवाइड कर सकते हैं, अगर पसंद ही नहीं आती है तो फिर बात ही क्या है। चलिए हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय।